जब कोई आपको इंसल्ट करता है, क्रिटिसाइज करता है या नीचा दिखाने की कोशिश करता है, उस पल सबसे पहले आपके अंदर जो चीज एक्टिवेट होती है वो है आपका ईगो। और ईगो का एक ही काम होता है, तुरंत जवाब दो, अभी जवाब दो, वरना लोग क्या सोचेंगे। लेकिन जरा रुक कर सोचिए, क्या हर जवाब आपकी स्ट्रेंथ दिखाता है या कई बार वही जवाब आपकी सबसे बड़ी कमजोरी बन जाता है। किताब बहुत साफ बात कहती है, रिएक्शन देना आपकी पावर नहीं है, रिएक्शन देना आपकी पावर खो देना है। जिस पल आप रिएक्ट करते हैं उस पल आपने सामने वाले को यह बता दिया कि तुम मेरे इमोशंस को कंट्रोल कर सकते हो। अब यहां एक बहुत इंपॉर्टेंट साइकोलॉजिकल पॉइंट है। रिएक्शन दो तरह के होते हैं, एक कॉन्शियस रिस्पॉन्स और दूसरा अनकॉन्शियस रिएक्शन। ज्यादातर लोग रिएक्ट करते हैं, रिस्पॉन्ड नहीं करते। अनकॉन्शियस रिएक्शन का मतलब क्या है? मतलब बिना सोचे, बिना समझे, सिर्फ इमोशन के बहाव में बह जाना। और जब इंसान इमोशन के कंट्रोल में चला जाता है तो लॉजिक काम करना बंद कर देता है। किताब समझाती है कि जब कोई इंसल्ट करता है तो असल में वो आपके वर्ड्स को नहीं छू रहा होता, वो आपके सेल्फ इमेज को चैलेंज कर रहा होता है। और जैसे ही सेल्फ इमेज को खतरा महसूस होता है, ब्रेन का सर्वाइवल मोड ऑन हो जाता है, फाइट, फ्लाइट या फ्रीज। अधिकतर लोग फाइट चुनते हैं, आर्ग्यू करना, चिल्लाना, जवाब देना। लेकिन सवाल यह है, क्या हर फाइट जीतने लायक होती है? सोचिए, सड़क पर कोई रैंडम इंसान आपको कुछ भी बोल दे, अगर वही बात आपका सबसे करीबी दोस्त बोले तो आप रिएक्ट नहीं करते। तो फिर फर्क इंसल्ट में नहीं है, फर्क उस वैल्यू में है जो आप शब्दों को दे रहे हो। यहीं से किताब का कोर मैसेज शुरू होता है। इंसल्ट आपको हर्ट नहीं करता, आप खुद हर्ट होते हो जब आप मीनिंग अटैच करते हो। रिएक्शन देना सामने वाले को इंस्टेंट सेटिस्फैक्शन देता है, उसे लगता है मैंने ऐसे हिला दिया। और जब आप रिएक्ट नहीं करते तो वही इंसान अंदर से अनईजी हो जाता है, क्योंकि उसकी उम्मीद पूरी नहीं होती। साइलेंस कई बार कंफ्यूजन पैदा करता है और कंफ्यूजन पावर की निशानी है। किताब यह भी बताती है कि रिएक्शन देने से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती, प्रॉब्लम मल्टीप्लाई होती है। एक रिएक्शन दूसरा रिएक्शन पैदा करता है, दूसरा रिएक्शन तीसरा कॉन्फ्लिक्ट पैदा करता है, और देखते देखते एक छोटा सा कमेंट एक बड़ा इमोशनल डैमेज बन जाता है। नॉन रिएक्शन का मतलब डर नहीं है, नॉन रिएक्शन का मतलब सप्रेशन नहीं है। नॉन रिएक्शन का मतलब है मैं इतना स्ट्रांग हूं कि मुझे हर बात प्रूव नहीं करनी। जब आप रिएक्ट नहीं करते, आप खुद को याद दिलाते हैं कि मेरी वैल्यू किसी के ओपिनियन से तय नहीं होती। और यही अंडरस्टैंडिंग धीरे धीरे आपको इमोशनली इनविंसिबल बनाती है। इसलिए किताब की शुरुआत यहीं से होती है, रिएक्शन छोड़ना सीखो, क्योंकि जिस दिन आपने रिएक्शन छोड़ दिया उस दिन से कोई भी आपको आसानी से तोड़ नहीं पाएगा। जब कोई आपको ट्रिगर करता है, इंसल्ट करता है या कुछ ऐसा बोल देता है जिससे अंदर कुछ टूट सा जाता है, उस पल इमोशन अचानक नहीं आता। असल में इमोशन बहुत तेजी से बिल्ड होता है, और उस बिल्डअप के पहले कुछ सेकंड ऐसे होते हैं जहां अगर आपने कंट्रोल ले लिया तो पूरा सिचुएशन बदल सकता है। किताब इसी पॉइंट पर एक बहुत प्रैक्टिकल रूल देती है, द 5 सेकंड रूल। यह रूल कहता है कि जैसे ही कोई बात आपको अंदर से हिला दे, उसी पल कुछ मत बोलो, न जस्टिफाई करो, न आर्ग्यू करो, न एक्सप्लेन करो, सिर्फ 5 सेकंड रुक जाओ। अब यहां समझने वाली साइकोलॉजी यह है कि हमारे दिमाग में 2 सिस्टम्स होते हैं, एक इमोशनल सिस्टम जो बहुत तेज है, दूसरा लॉजिकल सिस्टम जो थोड़ा स्लो है लेकिन समझदार है। जब इंसल्ट होता है, इमोशनल सिस्टम तुरंत एक्टिवेट हो जाता है, हार्ट रेट बढ़ता है, सांस तेज होती है, मसल्स टेंस हो जाते हैं। यह शरीर का सिग्नल होता है कि खतरा है। लेकिन असल खतरा बाहर नहीं होता, असल खतरा ईगो को लगता है। अब अगर आप उसी मोमेंट बोल देते हैं तो आप इमोशनल सिस्टम के कंट्रोल में होते हैं, लेकिन अगर आप 5 सेकंड रुक जाते हैं तो लॉजिकल सिस्टम को बोलने का मौका मिलता है। ये 5 सेकंड कोई खाली पॉज नहीं होते। इन 5 सेकंड में आपको 3 काम करने होते हैं। पहला, सांस पर ध्यान देना, धीमी गहरी सांस, क्योंकि सांस सीधा नर्वस सिस्टम से जुड़ी होती है। जैसे ही सांस कंट्रोल में आती है, इमोशन की इंटेंसिटी अपने आप कम होने लगती है। दूसरा, अपने मन में लेबल लगाना, खुद से कहना, अभी मुझे गुस्सा आ रहा है, अभी मुझे इंसल्टेड फील हो रहा है। यह सेंटेंस आपको इमोशन से अलग करता है। आप इमोशन नहीं होते, आप इमोशन को ऑब्जर्व कर रहे होते हो। तीसरा, खुद को याद दिलाना कि हर रिएक्शन जरूरी नहीं है, हर बैटल लड़नी नहीं होती, हर बात का जवाब देना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। किताब बहुत साफ कहती है, इमोशन को सप्रेस मत करो, इमोशन को समझो।
5 सेकंड रूल इमोशन को तोड़ता नहीं है, 5 सेकंड रूल इमोशन की कमांड तोड़ता है। एक सिंपल एग्जाम्पल समझिए। अगर कोई आपको धक्का दे तो शरीर ऑटोमेटिकली बैलेंस बनाने की कोशिश करता है। वैसे ही इंसल्ट एक इमोशनल पुश है। अगर आपने तुरंत रिएक्शन दे दिया तो आप गिर जाते हो, अगर आप रुक जाते हो तो आप संभल जाते हो। धीरे धीरे ये हैबिट बन जाती है। पहले 5 सेकंड मुश्किल लगते हैं, फिर 10 सेकंड आसान लगने लगते हैं, और एक समय आता है जब वही चीज जो पहले आपको एक्सप्लोड कर देती थी अब बस एक साउंड बनकर रह जाती है। किताब यही सिखाती है कि पावर लाउड होने में नहीं है, पावर कंट्रोल में है, और कंट्रोल की शुरुआत सिर्फ 5 सेकंड से होती है। यही 5 सेकंड तय करते हैं कि आप सिचुएशन के स्लेव बनोगे या। सबसे ज्यादा इमोशनल डैमेज इंसल्ट से नहीं होता, सबसे ज्यादा डैमेज इस सोच से होता है कि उसने जो कहा वो मेरे बारे में ही कहा। किताब यहां एक बहुत पावरफुल ट्रूथ बताती है। क्रिटिसिज्म ज्यादातर आपके बारे में नहीं होता, क्रिटिसिज्म क्रिटिक के बारे में होता है। जब कोई आपको क्रिटिसाइज करता है तो आपके दिमाग में तुरंत एक सवाल उठता है, इसने ऐसा क्यों कहा? और ज्यादातर लोग उसी सवाल में फंस जाते हैं। लेकिन किताब सवाल बदलने को कहती है। सवाल यह नहीं है कि उसने क्या कहा, सवाल यह है कि उसके अंदर क्या चल रहा है। साइकोलॉजी ये बताती है कि इंसान जब खुद से सेटिस्फाइड नहीं होता, जब अंदर फ्रस्ट्रेशन, जेलसी या इनसिक्योरिटी होती है, तो वो बाहर किसी टारगेट की तलाश करता है। और जो इंसान इमोशनली अवेलेबल होता है वही आसान टारगेट बन जाता है। इसका मतलब ये नहीं कि हर क्रिटिसिज्म गलत है। किताब बहुत साफ डिस्टिंक्शन करती है। कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म आपको बेहतर बनाने के लिए होता है और पर्सनल क्रिटिसिज्म आपको छोटा महसूस कराने के लिए। लेकिन प्रॉब्लम तब होती है जब हम हर क्रिटिसिज्म को पर्सनल बना लेते हैं। एक सिंपल सा उदाहरण सोचिए। अगर कोई ब्लाइंड पर्सन आपको बोले कि तुम्हारे कपड़े अच्छे नहीं हैं, तो क्या आपको बुरा लगेगा? नहीं, क्योंकि आप जानते हो कि उसकी लिमिटेशन है। वैसे ही ज्यादातर क्रिटिक्स अपनी लिमिटेशंस के साथ बोल रहे होते हैं। उनका पास्ट, उनकी कंडीशनिंग, उनका माइंडसेट, सब कुछ उनके वर्ड्स में घुला होता है। किताब यहां एक बहुत इंपॉर्टेंट हैबिट सिखाती है, पॉज एंड फिल्टर। क्रिटिसिज्म सुनो, लेकिन उसे दिल में सीधे मत डालो, पहले फिल्टर करो। खुद से पूछो, क्या इसमें कोई फैक्ट है? अगर है तो उसे सीख बनाओ, इंसल्ट नहीं। अगर नहीं है तो उसे नॉइज की तरह छोड़ दो। जब आप क्रिटिसिज्म को पर्सनल नहीं लेते तो 2 चीजें होती हैं। पहली, आपकी एनर्जी बचती है, दूसरी, आपकी क्लैरिटी बढ़ती है, और सबसे बड़ी बात, आपको प्रूव करने की जरूरत खत्म हो जाती है। किताब कहती है, जिस इंसान को खुद पर भरोसा होता है उसे हर किसी की वैलिडेशन नहीं चाहिए। पर्सनल लेना मतलब है दूसरे को यह पावर देना कि वो आपकी वर्थ तय करे, और जिस दिन आपने ये पावर वापस ले ली, उस दिन से क्रिटिसिज्म आपको तोड़ना बंद कर देता है। क्रिटिसिज्म तब तक ही भारी लगता है जब तक आप उसे अपने नाम से जोड़ते रहते हो। जिस दिन आपने उसे अलग कर दिया, उसी दिन से आप इमोशनली फ्री हो जाते हो। और यहां किताब एक और बहुत गहरी बात कहती है जिसे ज्यादातर लोग समझ ही नहीं पाते। जब आप क्रिटिसिज्म को पर्सनल लेते हो तब असल में आप 2 काम एक साथ कर रहे होते हो। पहला, आप सामने वाले को जज बना देते हो, दूसरा, आप खुद को अक्यूज बना देते हो। अब जरा सोचिए, क्या हर इंसान इस लायक है कि वो आपकी वैल्यू तय करे? किताब समझाती है कि क्रिटिसिज्म को पर्सनल लेने की आदत बचपन से बनती है। घर में, स्कूल में, समाज में हमें सिखाया जाता है कि लोग क्या कहेंगे। यही सवाल धीरे धीरे हमारे डिसीजंस को कंट्रोल करने लगता है, और जब कोई कुछ गलत बोल देता है तो वो सिर्फ एक सेंटेंस नहीं होता, वो हमारे पुराने डर को ट्रिगर कर देता है। लेकिन किताब यहां पर्सपेक्टिव बदलती है। वो कहती है, हर इंसान अपने एक्सपीरियंस के लेंस से बोलता है। एक फ्रस्ट्रेटेड इंसान की सलाह भी फ्रस्ट्रेटेड होगी, एक कंफ्यूज्ड इंसान की राय भी कंफ्यूज्ड होगी। इसलिए क्रिटिसिज्म सुनते वक्त सबसे जरूरी सवाल ये नहीं है कि उसने मेरे बारे में क्या कहा। सबसे जरूरी सवाल है, क्या ये इंसान उस जगह पर है जहां मैं पहुंचना चाहता हूं? अगर जवाब नहीं है तो उसकी बात को इतना वेट देने का कोई मतलब नहीं है। किताब एक प्रैक्टिकल टेक्निक बताती है, डिस्टेंस टेक्निक। इमेजिन करो कि क्रिटिसिज्म आपके सामने एक टेबल पर रखा है, वो आपके अंदर नहीं है। अब आप उसे देख सकते हो, एनालाइज कर सकते हो और डिसाइड कर सकते हो कि क्या रखना है और क्या छोड़ना है। जो यूजफुल है उसे उठा लो, जो टॉक्सिक है उसे वहीं छोड़ दो। जब आप क्रिटिसिज्म को बाहर रखकर देखते हो तो इमोशन अपने आप कम हो जाता है। आप डिफेंड करना बंद कर देते हो और समझना शुरू कर देते हो।
किताब कहती है, जिस इंसान ने खुद को समझ लिया उसके लिए बाहरी कमेंट्स सिर्फ फीडबैक होते हैं, फैसले नहीं। और धीरे धीरे एक दिन ऐसा आता है जब लोग वही बातें कहते हैं लेकिन अंदर कुछ नहीं हिलता, क्योंकि अब आप जानते हो क्रिटिसिज्म आपकी पहचान नहीं है, क्रिटिसिज्म सिर्फ एक ओपिनियन है। किताब यहाँ एक बहुत सीधा लेकिन पावरफुल सवाल पूछती है, अगर कोई आपको क्रिटिसाइज करता है तो वो आपको इतना हिला क्यों देता है? जवाब बहुत सिंपल है, क्योंकि ज्यादातर लोग अंदर से क्लियर नहीं होते कि वो किस चीज के लिए खड़े हैं। जिस इंसान के अपने कोर वैल्यूज क्लियर नहीं होते वो दूसरों के ओपिनियन से डायरेक्शन लेता है, और जिस दिन ओपिनियन बदलता है उस दिन उसका कॉन्फिडेंस भी हिल जाता है। कोर वैल्यूज का मतलब होता है वो प्रिंसिपल्स जिनके आधार पर आप डिसीजंस लेते हो, जिनके साथ कॉम्प्रोमाइज करने पर आपको अंदर से गलत लगता है। किताब कहती है, अगर आपकी वैल्यू ईमानदारी है और कोई आपको डिसऑनेस्ट बोल दे तो आपको पता होना चाहिए कि ये बात सच है या नहीं। अगर सच नहीं है तो क्रिटिसिज्म बेकार है, अगर सच है तो वो इंसल्ट नहीं लेसन है। लेकिन प्रॉब्लम तब होती है जब वैल्यूज डिफाइंड नहीं होती, तब हर शब्द आपको कंफ्यूज कर देता है। किताब एक बहुत प्रैक्टिकल एक्सरसाइज देती है। खुद से पूछिए, कौन सी 3 चीजें हैं जिनके बिना आप खुद को रिस्पेक्ट नहीं कर सकते? किसी के लिए ग्रोथ होगी, किसी के लिए इंटेग्रिटी, किसी के लिए सेल्फ रिस्पेक्ट। ये वैल्यूज जब क्लियर हो जाती हैं तो क्रिटिसिज्म ऑटोमेटिकली फिल्टर होने लगता है। अब कोई आपको बोले तुम बेकार हो, तो अंदर से आवाज आएगी, बेकार किस हिसाब से? अगर वो आपकी वैल्यूज से मैच नहीं करता तो वो सेंटेंस आपके ऊपर टिक ही नहीं सकता। किताब कहती है, जिस इंसान की वैल्यूज स्ट्रांग होती हैं वो एक्सप्लेन नहीं करता, वो स्टैंड करता है। और सबसे बड़ी बात, वैल्यूज आपको रिजिड नहीं बनाती, वैल्यूज आपको स्टेबल बनाती हैं। जब दुनिया की आवाज बहुत लाउड हो जाती है तब आपकी वैल्यूज ही वो इनर वॉइस होती हैं जो आपको ग्राउंड पर रखती हैं। जिस दिन आपने अपनी वैल्यूज पहचान ली उस दिन से रिएक्शन कम और रिस्पॉन्स ज्यादा होने लगता है, क्योंकि अब आप लोगों की बातों से नहीं अपनी समझ से जीने लगते हो। और यहाँ किताब एक और बहुत जरूरी बात जोड़ती है, जो कोर वैल्यूज को सिर्फ समझने तक सीमित नहीं रखती बल्कि जीने की चीज बना देती है। कोर वैल्यूज सिर्फ सोचने के लिए नहीं होती, कोर वैल्यूज वो बाउंड्रीज होती हैं जो तय करती हैं कि आप कहां रिएक्ट करोगे और कहां नहीं। जब आपकी वैल्यूज क्लियर नहीं होती तो आप हर सिचुएशन में खुद को एडजस्ट करते रहते हो, लेकिन जब वैल्यूज क्लियर होती हैं तो सिचुएशन खुद आपको रिस्पेक्ट करना सीख लेती है। किताब बताती है कि ज्यादातर लोग वैल्यूज और इमेज को कंफ्यूज कर लेते हैं। इमेज बाहर की चीज है, लोग क्या सोचते हैं। वैल्यूज अंदर की चीज है, आप खुद को कैसे देखते हैं। जो इंसान इमेज से जीता है वो हर कमेंट से हिलता है, और जो वैल्यूज से जीता है वो हर कमेंट को पास होने देता है। एक प्रैक्टिकल तरीका बताया गया है, जब भी कोई क्रिटिसिज्म आए खुद से सिर्फ एक सवाल पूछो, क्या ये मेरी कोर वैल्यूज पर हमला है या मेरी इमेज पर? अगर ये सिर्फ इमेज पर है तो रिएक्शन की कोई जरूरत नहीं है। इमेज बदलती रहती है, वैल्यूज नहीं। और अगर कभी क्रिटिसिज्म सच में आपकी वैल्यूज से जुड़ा हो तो भी रिएक्शन नहीं, रिफ्लेक्शन जरूरी है, क्योंकि वैल्यूज आपको फाइट नहीं सिखाती, वैल्यूज आपको ग्रो करना सिखाती हैं। किताब कहती है, जिस इंसान ने अपनी वैल्यूज तय कर ली उसे हर जगह एक्सेप्टेंस की जरूरत नहीं पड़ती, वो खुद की एक्सेप्टेंस से मजबूत हो जाता है। धीरे धीरे ऐसा होता है कि लोग वही बातें कहते रहते हैं लेकिन आप अंदर से सेंटर्ड रहते हो, क्योंकि अब आपका कंपास बाहर नहीं अंदर है। और जब आपका कंपास अंदर होता है तो कोई भी इंसल्ट आपको रास्ते से भटका नहीं सकता। किताब यहां एक बहुत बड़ा भ्रम तोड़ती है। ज्यादातर लोग समझते हैं कि डिटैच होने का मतलब है इमोशनल लेस हो जाना, ठंडा बन जाना या सब कुछ इग्नोर करना। लेकिन किताब साफ कहती है, डिटैच होने का मतलब फील करना बंद करना नहीं है। डिटैच होने का मतलब कंट्रोल वापस लेना है। जब कोई इंसल्ट करता है इमोशन अपने आप उठता है, आप उसे रोक नहीं सकते, लेकिन आप उसे पकड़कर बैठ जाएं ये जरूरी नहीं है। यहीं से प्रैक्टिकल एक्सरसाइज शुरू होती है। पहला स्टेप है ऑब्जर्व करना। जैसे ही गुस्सा आए उसे बाहर निकालने या दबाने की कोशिश मत करो, बस नोटिस करो। खुद से कहो, मेरे अंदर अभी गुस्सा उठ रहा है, मेरे सीने में टाइटनेस है, मेरी सांस तेज हो रही है। ये ऑब्जर्वेशन बहुत पावरफुल है,
क्योंकि जिस पल आप ऑब्जर्व करते हो उस पल आप इमोशन नहीं रहते, आप ऑब्जर्वर बन जाते हो। दूसरा स्टेप है लैंग्वेज बदलना। ज्यादातर लोग कहते हैं मैं गुस्से में हूं। किताब कहती है ये सेंटेंस ही आपको इमोशन के साथ फ्यूज कर देता है। उसकी जगह कहो मेरे अंदर गुस्सा है। ये छोटा सा फर्क आपको इमोशनल प्रिजन से बाहर निकाल देता है। अब गुस्सा आपके ऊपर नहीं है, गुस्सा आपके अंदर एक एक्सपीरियंस है। तीसरा स्टेप है टेम्पररी नेचर को समझना। कोई भी इमोशन परमानेंट नहीं होता। गुस्सा, दुख, हर्ट ये सब वेव्स की तरह आते हैं और जाते हैं। अगर आप वेव से लड़ोगे तो डूब जाओगे, अगर आप उसे पास होने दोगे तो आप सेफ रहोगे। किताब यही सिखाती है, इमोशन को फ्लो करने दो लेकिन डायरेक्शन मत दो। चौथा स्टेप है फिजिकल ग्राउंडिंग। जब इमोशन बहुत स्ट्रांग हो तो अटेंशन बॉडी पर लाओ। पैर जमीन पर फील करो, हाथों को रिलैक्स करो, सांस को स्लो करो। बॉडी काम होती है तो माइंड ऑटोमेटिकली फॉलो करता है। इस पूरी एक्सरसाइज का गोल ये नहीं है कि आप स्ट्रांग दिखो, गोल ये है कि आप स्टेबल बनो। डिटैच होने का मतलब है आप अंदर खड़े रहो और सिचुएशन को बाहर से देखो। और जब आप बाहर से देखते हो तो वही बात जो पहले आपको तोड़ देती थी अब बस एक मोमेंट बनकर रह जाती है। किताब कहती है आप इमोशन नहीं हो, आप वो स्पेस हो जिसमें इमोशन आता और चला जाता है। यही समझ धीरे धीरे आपको इमोशनल इनविंसिबिलिटी की तरफ ले जाती है। और किताब यहीं पर डिटैचमेंट को और ज्यादा प्रैक्टिकल बना देती है, ताकि ये सिर्फ समझने की चीज ना रहे बल्कि रियल लाइफ में इस्तेमाल होने वाली स्किल बन जाए। किताब कहती है कि डिटैच होने का अभ्यास सिर्फ मुश्किल मोमेंट्स में नहीं, शांत समय में भी करना जरूरी है, क्योंकि जो स्किल आप शांति में डेवलप करते हो वही स्किल स्टोर्म में काम आती है। एक डेली प्रैक्टिस बताई गई है। दिन में किसी भी एक मोमेंट को चुनिए जहां कोई भी स्ट्रांग इमोशन नहीं है। बस बैठकर अपने थॉट्स को ऑब्जर्व कीजिए। जो भी दिमाग में आ रहा है उसे रोकने की कोशिश मत कीजिए, सिर्फ नोटिस कीजिए ये थॉट आया, ये गया। ये सिंपल एक्सरसाइज दिमाग को ये सिखाती है कि हर थॉट पर रिएक्ट करना जरूरी नहीं है। धीरे धीरे यही हैबिट इमोशनल सिचुएशंस में शिफ्ट हो जाती है। किताब एक और पावरफुल कॉन्सेप्ट देती है, रोल सेपरेशन। आपका रोल अलग है और आपकी आइडेंटिटी अलग है। अगर कोई आपकी जॉब को क्रिटिसाइज करे तो वो आपकी पूरी आइडेंटिटी नहीं होती। अगर कोई आपके बिहेवियर पर बोले तो वो आपकी पूरी वैल्यू नहीं होती। जब आप रोल और आइडेंटिटी को अलग कर लेते हो तो क्रिटिसिज्म छोटा हो जाता है और आप बड़े हो जाते हो। एक और प्रैक्टिकल टूल बताया गया है, मेंटल डिस्टेंस विजुअलाइजेशन। इमेजिन करो कि सिचुएशन एक स्क्रीन पर चल रही है और आप उसे देख रहे हो। आप उसमें घुसे हुए नहीं हो, आप ऑब्जर्वर हो। ये विजुअलाइजेशन नर्वस सिस्टम को काम करता है और इमोशन की पकड़ ढीली पड़ने लगती है। किताब साफ कहती है, डिटैच होने का मतलब दूर भागना नहीं है, डिटैच होने का मतलब क्लियर देख पाना है। जब क्लैरिटी आती है तो रिएक्शन की जरूरत खत्म हो जाती है और धीरे धीरे एक ऐसा स्टेज आता है जहां लोग वही बातें कहते हैं लेकिन अंदर कोई डिस्टर्बेंस नहीं होती, क्योंकि अब आप इमोशन के अंदर नहीं, इमोशन आपके सामने होते हैं। किताब यहाँ एक बहुत ज़रूरी बात क्लियर करती है। नॉन रिएक्शन का मतलब ये नहीं है कि आप हमेशा चुप ही रहो। कभी कभी बोलना ज़रूरी होता है, लेकिन कैसे बोलना है यही असली फ़र्क पैदा करता है। यहीं पर आई स्टेटमेंट की टेक्निक आती है। ज़्यादातर कॉन्फ्लिक्ट्स इसलिए बढ़ते हैं क्योंकि हम बोलते कम हैं और अक्यूज़ ज़्यादा करते हैं। तुम हमेशा ऐसा करते हो, तुम्हें ज़रा भी समझ नहीं है, तुम मेरी रिस्पेक्ट नहीं करते। ऐसे सेंटेंसेस सामने वाले के दिमाग में सीधा डिफेंस मोड एक्टिवेट कर देते हैं। अब वो सुनने नहीं आया, वो खुद को बचाने आया है। किताब कहती है जब आप एक्यूजेशन से बात शुरू करते हो तो सामने वाला मैसेज नहीं सुनता, वो अटैक महसूस करता है। आई स्टेटमेंट इस पैटर्न को तोड़ता है। आई स्टेटमेंट का स्ट्रक्चर बहुत सिंपल है। मैं क्या फील कर रहा हूं, किस सिचुएशन में और उसका मुझ पर क्या असर पड़ रहा है। एग्जाम्पल देखिए, यू आर डिसरिस्पेक्टफुल कहने की जगह कहो, जब मेरी बात बीच में काटी जाती है तो मुझे अनहर्ड महसूस होता है। ये सेंटेंस ब्लेम नहीं करता, ये एक्सपीरियंस शेयर करता है। किताब समझाती है कि आई स्टेटमेंट आपको कमज़ोर नहीं बनाता, आई स्टेटमेंट आपको इमोशनली मैच्योर बनाता है। आप शाउट नहीं कर रहे, आप अटैक नहीं कर रहे, आप खुद को एक्सप्लेन कर रहे हो, और यही सबसे बड़ी ताकत है। एक और साइकोलॉजिकल पॉइंट बताया गया है, जब आप आई से बात करते हो तो आप ओनरशिप लेते हो अपने इमोशंस की। आप ये नहीं कहते कि तुमने मुझे गुस्सा दिलाया,
आप कहते हो मुझे गुस्सा महसूस हुआ। इससे आप विक्टिम माइंडसेट से बाहर आते हो और रिस्पॉन्सिबल माइंडसेट में आते हो। किताब एक प्रैक्टिकल प्रैक्टिस भी बताती है। कोई भी बात बोलने से पहले अपने सेंटेंस को चेक करो। अगर उसमें तुम हमेशा, तुम कभी, तुम्हारी वजह से जैसे वर्ड्स हैं तो समझ लो कॉन्फ्लिक्ट बढ़ेगा। और अगर सेंटेंस मैं महसूस करता हूं, मुझे ऐसा लगता है से शुरू होता है तो कम्युनिकेशन खुलने लगती है। आई स्टेटमेंट आपको रिएक्शन से रिस्पॉन्स की तरफ ले जाता है, जहां इमोशन होता है लेकिन कंट्रोल भी होता है। और यही टेक्निक आपको शांत भी रखती है और सुना भी देती है। और किताब यहाँ आई स्टेटमेंट को सिर्फ एक बोलने की टेक्निक नहीं बल्कि इनर क्लैरिटी की प्रैक्टिस बना देती है। किताब कहती है जब आप आई स्टेटमेंट का इस्तेमाल करते हो तो आप सामने वाले को बदलने की कोशिश नहीं कर रहे होते, आप खुद को साफ तरीके से रख रहे होते हो। और जो इंसान खुद को साफ रख पाता है उसे जोर लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। एक बहुत सटल लेकिन पावरफुल फर्क बताया गया है। रिएक्शन में आपकी आवाज ऊंची होती है, आई स्टेटमेंट में आपकी आवाज स्टेडी होती है। रिएक्शन में अर्जेंसी होती है, आई स्टेटमेंट में सर्टेनिटी होती है। जब आप आई स्टेटमेंट बोलते हो तो सामने वाला अक्सर चौंक जाता है क्योंकि उसे अटैक की उम्मीद थी लेकिन उसे ऑनेस्टी मिलती है। किताब यह भी बताती है कि हर सिचुएशन में एक्सप्लेनेशन देना जरूरी नहीं है। आई स्टेटमेंट तब इस्तेमाल करना है जब रिलेशनशिप इंपॉर्टेंट हो या जब साइलेंस गलत मैसेज दे सकता हो, लेकिन तब भी लैंग्वेज वही रहेगी, सिंपल, काम, डायरेक्ट। एक और एग्जांपल समझिए, तुम हमेशा मुझे इग्नोर करते हो की जगह जब मुझे रिस्पॉन्स नहीं मिलता तो मुझे डिस्कनेक्ट महसूस होता है। यह सेंटेंस सामने वाले को दोषी नहीं बनाता लेकिन मैसेज बिल्कुल क्लियर पहुंचा देता है। किताब कहती है जो इंसान आई स्टेटमेंट सीख लेता है वो आर्ग्यूमेंट्स नहीं करता, वो बाउंड्रीज कम्युनिकेट करता है। और बाउंड्रीज शाउट करके नहीं बनती, बाउंड्रीज क्लैरिटी से बनती हैं। धीरे धीरे आई स्टेटमेंट आपकी पर्सनैलिटी का हिस्सा बन जाता है। आप रिएक्ट करना छोड़ देते हो और एक्सप्रेस करना सीख जाते हो। और यही फर्क आपको इमोशनली स्ट्रांग बनाता है, बिना अग्रेसिव हुए, बिना डिफेंसिव हुए। अब जरा पीछे मुड़कर देखिए, इस पूरे सफर में किताब ने आपको एक ही बात अलग अलग तरीकों से समझाई है। रिएक्शन आपकी आदत है, आपकी मजबूरी नहीं। आपने देखा कि रिएक्शन क्यों आपको कमजोर बनाता है, कैसे 5 सेकंड का पॉज आपको वापस कंट्रोल देता है, क्यों क्रिटिसिज्म को पर्सनल लेना खुद को चोट पहुंचाने जैसा है, कैसे कोर वैल्यूज आपको अंदर से स्थिर बनाती हैं। डिटैच होकर इमोशन को ऑब्जर्व करना आपको आजाद करता है। और आई स्टेटमेंट आपको बिना लड़े अपनी बात रखने की ताकत देता है। अब सवाल ये नहीं है कि लोग आपको इंसल्ट करेंगे या नहीं, सवाल ये है कि क्या आप हर बार खुद को उनके हाथ में सौंप दोगे। किताब का सबसे बड़ा मैसेज यही है, हर इंसान आपको वही ट्रीट करता है जितनी परमिशन आप उसे देते हो। जिस दिन आपने रिएक्ट करना छोड़ा उस दिन से लोग आपकी बाउंड्रीज महसूस करने लगते हैं। आप लाउड नहीं होते लेकिन आपकी प्रेजेंस हैवी हो जाती है। याद रखिए, साइलेंस हार नहीं है, नॉन रिएक्शन डर नहीं है, नॉन रिएक्शन क्लैरिटी है। आपको हर किसी को जवाब देने की जरूरत नहीं है, आपको हर बात साबित करने की जरूरत नहीं है, आपको बस खुद के साथ अलाइन रहने की जरूरत है। और जिस इंसान का अलाइनमेंट अंदर से स्ट्रांग होता है उसे बाहर से कोई हिला नहीं सकता। इसलिए आज से एक फैसला कीजिए, हर इंसल्ट पर नहीं, हर क्रिटिसिज्म पर नहीं, हर ट्रिगर पर नहीं, अब आप रिएक्शन नहीं देंगे, अब आप रिस्पॉन्स चुनेंगे। अगर इस वीडियो ने आपको खुद को समझने का एक नया नजरिया दिया हो, अगर आपको लगा हो कि आज आपने रिएक्शन नहीं कंट्रोल सीखा है, तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। ऐसे ही साइकोलॉजी, सेल्फ कंट्रोल और इनर स्ट्रेंथ से जुड़े पावरफुल ऑडियो बुक्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में जरूर बताइए आज के बाद आप किस सिचुएशन में रिएक्ट करना छोड़ने वाले हो। इस वीडियो को उस इंसान के साथ शेयर कीजिए जिसे हर बात दिल पर लग जाती है। याद रखिए, रियल पावर गुस्से में नहीं, शांति में होती है।